नमस्ते व्यूअर्स, मैं पूजा कश्यप स्वागत करती हूँ आप सभी का सर्वोदय आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर हम हर रोज़ द हिंदू न्यूज़पेपर का एक इन डेप्थ एनालिसिस प्रेजेंट करते हैं। अगर आप इस हफ्ते की सारी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ देखना चाहते हैं तो सर्वोदय आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी द हिंदू एनालिसिस के नाम से। वहाँ जा कर के आप सब देख सकते हैं। शुरुआत करते हैं हमारी सबसे पहली न्यूज़ से। तो आज का पहला न्यूज़ है जो कि बहुत अच्छा न्यूज़ है, वो है हमास एक्सेप्ट्स सीज फायर प्रपोजल बाय इजिप्ट एंड कतर। तो हम जानते हैं कि अक्टूबर 2023 से हमास और इजराइल के बीच में एक लड़ाई चल रही है पैलेस्टीन के स्टेटहुड को लेकर के, जिसकी वजह से अब ये जो लड़ाई थी वो और भी ज़्यादा गहरी हो गई थी क्योंकि ईरान भी इसमें धीरे धीरे इन्वॉल्व हो गया था। तो अब ये जो न्यूज़ है कि हमास ने एक्सेप्ट कर लिया है सीज़ फायर का प्रपोज़ल। तो सीज़ फायर क्या होता है, यानी ये दो शब्दों के मिलने से बना है, सीज़ और फायर, यानी कि जो फायरिंग वो लोग कर रहे थे उस पर स्टॉप लगाने की, उस पर रोक लगाने के लिए वो लोग अग्री हो गए हैं। और यहाँ पे किन दो कंट्रीज़ ने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है, तो इजिप्ट और कतर ने। तो इजिप्ट और कतर का रोल जो था यहाँ पे नेगोशिएशन का, वहाँ सक्सेसफुल हुआ है क्योंकि ये कंट्रीज़ जो थे वो इजराइल के साथ भी इनके अच्छे रिलेशंस थे और पैलेस्टीन के साथ भी इनके अच्छे रिलेशंस हैं। दोनों अरब कंट्रीज़ हैं, इस वजह से दोनों ने यहाँ पे इनिशिएटिव लिया। तो यहाँ पर बात हो रही है कि हमास अनाउंस्ड दैट इट हैज़ एक्सेप्टेड एन इजिप्शियन कतरी प्रपोजल फॉर अ सीज फायर टू हॉल्ट द 7-month लॉन्ग वॉर विद इजराइल इन गाज़ा। तो गाज़ा कहाँ पे लोकेटेड है, अगर आपको इसका मैप आप ज़रूर देखें कि कहाँ पे इस पूरी इजराइल का मैप, उसमें गाज़ा, वेस्ट बैंक, गोलन हाइट्स, ये सब इम्पॉर्टेंट जगहें हैं, ये आप ज़रूर ध्यान में रखें तो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। So in recent days, Egyptian and Hamas officials have said that the ceasefire would take place in series of stages during which Hamas would release hostages it is holding in exchange for Israeli troop pullbacks from Gaza। मतलब हमास ने इस बात पे अग्री किया है कि जो भी उन्होंने इजरायली सिटीजन्स को हॉस्टेज बना के रखा है उनको वो लोग रिलीज़ कर देंगे। कब? जब इजरायली ट्रूप्स जो हैं वो गाज़ा से पुल बैक करेंगे तब। अब इजराइल और हमास के बीच की लड़ाई क्यों चल रही है, तो इसको समझने के लिए हमें इजराइल और पैलेस्टीन के कॉन्फ्लिक्ट को समझना पड़ेगा। इजराइल और पैलेस्टीन का कॉन्फ्लिक्ट जो है वो कोई नया कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग से ही ये दोनों कंट्रीज़ जो हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ लड़ाई में इन्वॉल्व हैं। ये लड़ाई क्यों है, तो ये पैलेस्टीन के स्टेटहुड को लेकर के है। अगर आप इसकी हिस्ट्री को समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि शुरुआत जब हुई थी इस लड़ाई की, उस टाइम पर इजराइल एज अ नेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता था। 1947 की बात है, उसके बाद जो है कि इजराइल एज एन इंडिपेंडेंट नेशन एग्जिस्ट करना स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे करके पैलेस्टीन का जो एरिया था वो डिमिनिश होता चला गया इन अ सीरीज ऑफ वॉर्स जो कि इजराइल और अरब कंट्रीज़ के बीच में हुई, जिसमें कि इजराइल ने बहुत सारी टेरिटरीज़ को धीरे धीरे करके ऑक्यूपाई कर लिया और फिर जा कर के जो पैलेस्टीन था वो एक माइनॉरिटी बन गया और इजराइल जो था वो एक ज़्यादा पावरफुल नेशन बन गया। बट अगर आप इसकी हिस्ट्री को और डिटेल से समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे गलती एग्जैक्टली ना तो इजराइल की है और ना ही पैलेस्टीन की है, बल्कि उस वक्त जो ग्लोबल सिचुएशंस थे उस वजह से जो ब्रिटिशर्स का रोल था यहाँ पर इजराइल और पैलेस्टीन की लड़ाई में, उस वजह से ये जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट है इजराइल और पैलेस्टीन का वो अभी शुरू हुआ है। और अभी का जो आप मैप देखते हैं इजराइल का, अगर कुछ समझें तो कुछ ऐसा मैप अभी दिखता है इजराइल, और यहाँ पे है आपका गाज़ा स्ट्रिप और यहाँ है आपका वेस्ट बैंक। ये पूरा जो एरिया है ये है वेस्ट बैंक का और यहीं पे लाई करता है जेरूसलम। तो इस मैप को अगर आप समझेंगे तो ये शुरुआत से ऐसा नहीं था। 1967 के 6 डे वॉर के बाद
ये जो प्रेजेंट मैप है ये इस तरीके का दिखना स्टार्ट हुआ, वरना इसके पहले इजराइल और पैलेस्टीन में लगभग इक्वली टेरिटरीज को डिवाइड किया गया था। और किसने किया था? तो यूनाइटेड नेशंस के प्रपोजल के हिसाब से इस प्लान को तैयार किया गया था। अगर आप चाहते हैं कि इजराइल और पैलेस्टीन पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाया जाए तो इस कॉन्फ्लिक्ट को आपके समझने के लिए पूरे डिटेल के साथ कि क्यों ये क्या कॉन्फ्लिक्ट है, क्यों इजराइल या पैलेस्टीन एक दूसरे को टारगेट कर रहे हैं, ज्यूज़ को क्यों टारगेट किया जाता है, ये सब समझने के लिए तो एक वीडियो अगर हम बनाएं तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो अब ये जो लड़ाई है उसमें हमास का क्या रोल है? तो हमास की एग्जिस्टेंस जो थी वो स्टार्ट हुई 1987 में एज अ वायलेंट ऑफशूट ऑफ इजिप्ट्स मुस्लिम ब्रदरहुड। अब मुस्लिम ब्रदरहुड क्या है? तो ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका कि एक वायलेंट ऑफशूट के रूप में उभर के आया हमास। और हमास का क्या गोल था? तो पैलेस्टीन को फ्री कराना और इजराइल की एग्जिस्टेंस को ख़त्म करना। तो अभी जो मैप आपने देखा कि 1967 के बाद से जो मैप है, तो अकॉर्डिंग टू हमास वो इजराइल का नामो निशान भी पूरे वर्ल्ड मैप से मिटा देना चाहते हैं, यही उनका गोल है। और यूएस गवर्नमेंट ने इसको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में डिक्लेयर किया है। लेकिन पैलेस्टीन की बात करें अगर, तो वहाँ पे हमास की जो अथॉरिटी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वहाँ पे वो लोग एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में भी उभरे हैं। इन 2006 हमास वन द पैलेस्टीनियन अथॉरिटीज़ लेजिस्लेटिव इलेक्शंस, और गजा स्ट्रिप जो है वहाँ पर हमास की ही गवर्नमेंट चलती है। इट इजेक्टेड फतह फ्रॉम गजा इन 2007, स्प्लिटिंग द पैलेस्टीनियन मूवमेंट जोग्राफिकली एज वेल। तो अगर इस मैप को हम दोबारा से समझें तो ये जो वेस्ट बैंक वाला एरिया है और गजा स्ट्रिप वाला एरिया है, यही प्रेजेंट पैलेस्टीन के नाम से जाना जाता है। प्रेजेंटली पैलेस्टीन के पास इतनी ही टेरिटरी है, बाकी जो ये टेरिटरी है ये पूरी इजराइल की है। तो अगर हम इसमें भी देखें पैलेस्टीन का जो दो एरियाज़ है, तो ये गजा स्ट्रिप वाले एरिया में आपको हमास का रोल देखने को मिलेगा, और ये जो दूसरा वाला एरिया है इसमें पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन या किसी और पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट आपको देखने को मिलेगी। तो इस वजह से ये जो मूवमेंट था पैलेस्टीन की लिबरेशन का, वो जो है वो पहले आइडियोलॉजिकली तो अलग था ही, बट अब जोग्राफिकली भी अलग हो चुका है। हमास बिलीव that no part of the land of Palestine shall be compromised or conceded। यानी उनके हिसाब से ये जो पूरा लैंड है ये पैलेस्टीन का है और इसका एक भी पार्ट वो किसी और को नहीं देना चाहते हैं। और जो सॉल्यूशंस आजकल प्रपोज किए जाते हैं जैसे कि 2 स्टेट सॉल्यूशन वगैरह, इसको वो लोग रिजेक्ट कर देते हैं। तो ये पूरा जो कॉन्फ्लिक्ट था इसी वजह से आप देखिए कि सितंबर अक्टूबर के टाइम पे हमास ने ओपन फायर किया था, रॉकेट्स छोड़े थे कहाँ? तो इजराइल के ऊपर, जिसके बाद इजराइल ने एक स्टेट ऑफ वॉर डिक्लेयर कर दिया था हमास के अगेंस्ट। तो ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट अब शायद रिजॉल्व होता हुआ नज़र आएगा क्योंकि हमास ने एक्सेप्ट कर लिया है सीज फायर को, जो कि किसने प्रपोज किया था? तो इजिप्ट और कतर ने। नेक्स्ट जो न्यूज़ है हमारा वो है कार्बन फार्मिंग से रिलेटेड। अगर आप एक्सप्लेन्ड वाला सेक्शन देखेंगे तो उसमें आपको ये जो न्यूज़ है वो मिल जाएगा। तो कार्बन फार्मिंग, इससे आप क्या समझते हैं? कार्बन और फार्मिंग जो है वो 2 शब्दों के मिलने से बना है, पहला कार्बन और दूसरा फार्मिंग। और जहाँ बात होती है फार्मिंग की, मतलब वहाँ एक चीज़ तो क्लियर है कि कुछ तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड होगा, और कार्बन यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे एटमॉस्फेयर में होता है उससे रिलेटेड होगा। तो इसका डेफिनेशन देखते हैं। तो कार्बन फार्मिंग इज अ सेट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस दैट एम टू इंक्रीज द स्टोरेज ऑफ कार्बन इन सॉइल, क्रॉप्स एंड ट्रीज। तो कुछ ऐसा नहीं साउंड कर रहा है जैसे कि हम कार्बन की फार्मिंग कर रहे हो, कार्बन की खेती कर रहे हैं। एग्जैक्टली वही है कि कार्बन को कैसे आप इंक्रीज कर सकते हैं
लेकिन कहाँ, तो उसके स्टोरेज को सॉइल में, क्रॉप्स में और ट्रीज़ में, यानी उसको हम ट्रैप करेंगे सॉइल में, क्रॉप्स में और ट्रीज़ में, जिसको कि एक और नाम से जाना जाता है जो कि है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। और इसका क्या महत्व है, तो इट हेल्प्स मिटिगेट क्लाइमेट चेंज बाय रिमूविंग ग्रीन हाउस गैसेज फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। अब हम जानते हैं कि हमारी ऑटोमोबाइल्स हों या हमारी फैक्ट्रीज़ हों, इन सब से क्या एमिट होता है, तो कार्बन एमिट होता है। कैसे, तो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में, कार्बन मोनोऑक्साइड के फॉर्म में, और भी बहुत सारे जो गैसेस हैं वो एमिट होते हैं। लेकिन कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है कार्बन। और इस कार्बन को अगर हम ट्रैप कर लेते हैं, मतलब कहीं ना कहीं जो ग्रीन हाउस गैसेस का कंपोनेंट है, ग्रीन हाउस गैसेस में इनका कंट्रीब्यूशन है, उसको हम कम कर सकते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस के पूरे कॉम्पोजिशन में अगर सबसे ज़्यादा कोई गैस है तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसी वजह से इन ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने के लिए ये कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन या कार्बन फार्मिंग को हम लोग प्रमोट कर रहे हैं। तो इससे क्या क्या एडवांटेजेस हैं, तो पहला, इम्प्रूव्ड सॉइल हेल्थ। अगर कार्बन को हम सॉइल में ट्रैप करेंगे तो इससे क्या होगा कि जो सॉइल की हेल्थ है, जो सॉइल का वाटर रिटेंशन या उसका एरोजन का जो मामला है, ये सारी चीज़ें जो है वो कम हो जाएंगी। तो सॉइल का अगर हेल्थ जो है वो इम्प्रूव होगा तो इससे हमारे क्रॉप की हेल्थ भी इम्प्रूव होगी, क्रॉप का यील्ड्स भी जो है वो बढ़ेगा। और कैसे कर सकते हैं हम ये, तो कवर क्रॉपिंग, रिड्यूस टिलेज, ये सारे मेथड्स हैं जो आपको इन्वायरमेंट के किसी भी बुक में आप रेफ़र कर सकते हैं। और ये सारे मेथड्स आपको उसमें समझ आ जाएंगे। अगर यहाँ एक्सप्लेन करने लगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट है इन्हांस्ड वाटर सिक्योरिटी। क्योंकि सॉइल की जो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी है वो बढ़ जाता है, तो उसका जो ऑर्गेनिक मैटर एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है वो भी बढ़ जाती है। तो इस वजह से जो वाटर सिक्योरिटी है, अगर सॉइल अच्छा होगा तो क्रॉप्स अच्छे होंगे, इन सब से जो रेनफॉल होगा वो भी अच्छा हो जाएगा। तो ड्रॉट प्रोन एरियाज़ में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। क्योंकि ड्रॉट प्रोन एरियाज़ का मेन रीज़न क्या होता है कि सॉइल जो होता है वो वाटर को होल्ड नहीं कर पाता है। तो अगर हम इन प्रैक्टिसेस को फॉलो करें कहाँ, तो ड्रॉट प्रोन एरियाज़ में, तो वहाँ पे हम रेन वाटर को स्टोर कर सकते हैं सॉइल में। नेक्स्ट इज क्लाइमेट रेजिलियंस की इंक्रीज्ड कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन हेल्प्स इंडिया मीट इट्स क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन गोल्स। और क्या गोल्स हैं हमारे, तो वी हैव टू बी नेट ज़ीरो बाय द ईयर 2070। और ये कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन या कार्बन फार्मिंग बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है हमें इन चीज़ों को अचीव करने में। जिसमें हमारा जो पंचामृत गोल्स है उसमें एक गोल ये भी है कि हमें कार्बन की जो एमिशन है उसको रिड्यूस करना है। तो अगर हम एमिशन को रिड्यूस नहीं कर पा रहे हैं तो एक काम कर सकते हैं कि उस एमिशन को ट्रैप कर लें। तो इससे इनडायरेक्टली जो नेट इफेक्ट होगा वो जो होगा वो एमिशन को कम करता हुआ नज़र आएगा। एंड लास्ट इज इकोनॉमिक बेनिफिट्स कि कार्बन फार्मिंग प्रैक्टिसेस कैन पोटेंशियली क्रिएट न्यू इनकम स्ट्रीम्स फॉर फार्मर्स थ्रू कार्बन क्रेडिट्स। अगर क्लाइमेट चेंज वाला चैप्टर आप पढ़ेंगे एनवायरनमेंट में तो आपको उसमें एक चीज़ मिलेगा कार्बन क्रेडिट्स के बारे में। तो कार्बन क्रेडिट्स क्या होते हैं, तो कंट्रीज़ जो होती हैं या जो बिजनेसेस होती हैं वो जितना भी कार्बन को ट्रैप करती हैं उनको सेल कर सकती हैं, जिसको कि बोलते हैं, और उसके बदले उनको रेवेन्यू मिलता है जिसको बोलते हैं कार्बन क्रेडिट्स। दीज क्रेडिट्स आर ट्रेडेबल यूनिट्स रिप्रेजेंटिंग अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव्ड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। तो दो कंपनीज़ हैं, एक जो है वो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन को फॉलो कर रहा है और दूसरा जो है वो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन को फॉलो नहीं कर रहा है। हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं, तो अगर कंपनी ए और कंपनी बी है और दोनों पे ही एक जो गवर्नमेंट है उन्होंने लॉ बनाया है कि आपको जो है एमिशन को रिड्यूस करने में इतना कंट्रीब्यूट करना है। अब बी का अगर टारगेट मीट नहीं हो पा रहा है तो ए क्या करेगा, कार्बन क्रेडिट्स को सेल कर सकता है बी को,
जिससे कि दोनों के ही टारगेट्स जो है वो मीट हो जाएंगे। तो ए के पास एक नया सोर्स ऑफ रेवेन्यू भी होगा। तो अगर हम इन्हीं कंपनी को रिप्लेस कर दें फार्मर्स के साथ, तो फार्मर्स जो है वो कंपनीज को अपना कार्बन क्रेडिट्स जो बेच सकती हैं, जिससे कि उनके पास एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम आ जाएगा। बट इसके कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे वेरीड इफेक्टिवनेस, कि कार्बन फार्मिंग सक्सेस डिपेंड्स ऑन जोग्राफिकल लोकेशन, सॉइल टाइप, क्रॉप सिलेक्शन, वाटर अवेलेबिलिटी, बायोडाइवर्सिटी एंड फार्म साइज और स्केल। हर एरिया जो है वो इक्वल सिक्वेस्ट्रेशन कर सके, ये बात पॉसिबल नहीं है। अलग अलग चीज़ों पे ये वैरी करता है, जैसे कि सॉइल का टाइप क्या है, सॉइल में कौन कौन से क्रॉप्स आप उगा सकते हैं, या आप कौन कौन से क्रॉप्स को सेलेक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे पंजाब में जो ग्राउंड वाटर टेबल है वो बहुत ज़्यादा नीचे चला गया है, बट फिर भी वहाँ पे जो फार्मर्स हैं वो वीट और राइस की खेती ज़्यादा करते हैं। तो वीट और राइस जो है वो बहुत ज़्यादा वाटर लविंग क्रॉप्स हैं, जिनको कि वाटर बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो वैसे केसेस में अगर कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करना भी चाहें तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसीलिए हर एरिया के हिसाब से क्रॉप्स को सेलेक्ट करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट इज वाटर कंस्ट्रेंट्स। Hot and dry regions with limited water face challenges. Practices like cover cropping requiring additional vegetation might not be feasible due to increased water demand. कि जहाँ पर जो वाटर की अवेलेबिलिटी है वो पहले से कम है, वहाँ पर ऐसे जो मेथड्स हैं कार्बन फार्मिंग के वो शायद एप्लीकेबल ना हो पाए, क्योंकि उनके लिए वाटर डिमांड जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। नेक्स्ट इज प्लांट सिलेक्शन फॉर एरिड एनवायरनमेंट्स। एरिड एनवायरनमेंट्स यानी कि ड्राई एनवायरनमेंट्स। तो फास्ट ग्रोइंग ट्रीज एंड डीप रूटेड ग्रासेस आइडियल फॉर कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन मे नॉट बी सुटेबल फॉर एरिड एनवायरनमेंट्स वेयर वाटर सिक्योरिटी इज अ कंसर्न। कि सबसे ज़्यादा आइडियल कौन से क्रॉप्स होते हैं कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के लिए? तो वैसे क्रॉप्स वैसी ट्रीज जो बहुत जल्दी ग्रो कर जाती हैं, प्लस डीप रूटेड ग्रास, और इनके लिए शायद एरिड रीजन्स में एडिक्वेट वाटर अवेलेबल ना हो। एंड लास्ट इज फाइनेंशियल बर्डन ऑन फार्मर्स। अडॉप्टिंग कार्बन फार्मिंग प्रैक्टिसेस माइट रिक्वायर फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर फार्मर्स, स्पेशली स्मॉल स्केल फार्मर्स इन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया। तो हम जानते हैं कि इंडिया में जो मैक्सिमम फार्मर्स हैं वो मीडियम और स्मॉल स्केल फार्मर्स हैं, तो उनके पास शायद इतना रेवेन्यू अवेलेबल ना हो कि वो ऐसी टेक्निक्स को यूज़ कर सकते हैं अपने डेली लाइफ की फार्मिंग में। तो हमें क्या करना होगा? तो ज़रूरत है इस कार्बन फार्मिंग को सस्टेनेबली डेवलप करने की, ताकि गवर्नमेंट जो है वो इनको इंसेंटिव्स दे इस चीज़ को करने के लिए, तभी जा कर के शायद फार्मर्स जो हैं वो इसको करने के लिए राज़ी हो जाएंगे। कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ दिए गए हैं, जैसे कि रिड्यूस टिलेज इन नॉर्थ अमेरिका, बायोचार फार्मिंग इन अफ्रीका और कवर क्रॉपिंग इन यूरोप। प्लांटिंग कवर क्रॉप्स बिटवीन मेन कैश क्रॉप्स हेल्प सप्रेस वीड्स, इम्प्रूव सॉइल हेल्थ एंड स्टोर कार्बन। तो ये सारे कुछ मेथड्स हैं जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, तो कार्बन फार्मिंग को प्रमोट कर सकते हैं। तो अगर कभी एग्ज़ाम में हमसे पूछा जाता है, पोटेंशियली अगर मेंस में ये सवाल, प्रीलिम्स में तो आपसे सिर्फ शायद पूछ ले कि कार्बन फार्मिंग का मतलब क्या होता है या इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या हैं, बट पूरा मेंस का एक क्वेश्चन इस पे बन सकता है कि हाईलाइटिंग द ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू कार्बन फार्मिंग, एग्जामिन इट्स पोटेंशियल इन इंडिया। तो कार्बन फार्मिंग क्या होता है, कुछ ग्लोबल बेस्ट एग्जाम्पल्स का आपको वहाँ प्रैक्टिसेस का वहाँ एग्जाम्पल देना पड़ेगा, प्लस उसके क्या प्रॉस्पेक्ट्स हैं इंडिया में, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या चैलेंजेस आएंगी, इन सारी चीज़ों को लिख करके आपको ये पूरा आंसर बनाना होगा। तो अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं इंडिया के लिए? तो पहला इकोनॉमिक बेनिफिट्स और दूसरा इनकम फॉर फार्मर्स। ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, बट इकोनॉमिक बेनिफिट्स कैसे? तो लार्ज स्केल अडॉप्शन ऑफ एग्रो इकोलॉजिकल प्रैक्टिसेस हैज़ द पोटेंशियल टू जनरेट सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक बेनिफिट्स, जैसे जो वैल्यूड एट $63 बिलियन फ्रॉम 170 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ लैंड, की इतना रेवेन्यू जनरेट करने की पॉसिबिलिटी है इंडिया के पास
अगर हम कार्बन फार्मिंग को सीरियसली परस्यू करते हैं तो वे फॉरवर्ड क्या हो जाएगा, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स प्लस मार्केट डेवलपमेंट। कि अगर फार्मर्स जो हैं वो तैयार भी हो जाते हैं कार्बन फार्मिंग करने के लिए, तो एक प्रॉपर मार्केट बनाना होगा उस चीज़ के लिए, फार्मर्स को एजुकेट करना होगा उस हिसाब से, उनकी स्किल्स को बिल्ड करना होगा ताकि वो इस काम को अच्छे से कर सकें। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट न्यूज़। अमिड रो ओवर फेक वीडियो, इलेक्शन कमीशन वार्न्स पार्टीज अगेंस्ट मिसयूज ऑफ एआई बेस्ड टूल्स। हम जानते हैं कि अभी इंडिया में इलेक्शंस चल रहे हैं और इलेक्शंस में अलग अलग पार्टीज़ जो हैं वो अलग अलग जगहों पे जाकर स्पीचेस दे रही हैं। तो कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि कुछ जो वीडियोस होती हैं एआई को यूज़ करके जनरेट की जाती हैं, जो कि जनता को भड़काने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं किसी भी लीडर के खिलाफ। तो इसी मामले में इलेक्शन कमीशन ने पार्टीज़ को वार्न किया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके जो इलेक्शन का मैनिपुलेशन किया जा रहा है या मिसयूज़ किया जा रहा है एआई का, उससे दूर रहने के लिए। तो इन एन एडवाइजरी टू पार्टीज द EC वार्न्ड अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ AI बेस्ड टूल्स टू क्रिएट डीप फेक्स दैट डिस्टॉर्ट इंफॉर्मेशन और प्रोपेगेट मिसइंफॉर्मेशन, एम्फसाइजिंग द नीड टू अपहोल्ड द इंटेग्रिटी ऑफ इलेक्टोरल प्रोसेस। अब इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड है डीप फेक्स। तो क्या होते हैं डीप फेक्स, ये आपको GS3 में साइंस एंड टेक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि डीप फेक्स क्या होते हैं। तो AI को यूज़ करके कुछ ऐसे वीडियोस या ऐसे फोटोज़ जनरेट करना जो बिल्कुल रियल जैसी हों। डीप फेक यानी इतना ज़्यादा वो उसको इतना अच्छे से फेक किया गया है कि वो बिल्कुल ओरिजिनल लगता हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली कुछ एक्टर्स एक्ट्रेसेस की वीडियोस भी वायरल हुई थी, जिसके बाद की बहुत ज़्यादा, फॉर एग्जांपल रणवीर सिंह की वीडियो वायरल हुई थी जिसमें वो एक पर्टिकुलर पार्टी को वोट नहीं देने के लिए अपील कर रहे थे और दैट एक्टर ऑल्सो फाइल्ड अ पुलिस कंप्लेंट अगेंस्ट इट। तो आप सोचिए कि आप कुछ बोल रहे हैं, उस आपका वीडियो बनाया जाता है, उसके बाद आप जो बोल रहे थे उसको पूरी तरीके से चेंज करके मैसेज कुछ और प्रेजेंट कर दिया जाए यूजिंग डीप फेक, तो उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है। और इलेक्शंस में इसके जो इम्पैक्ट हैं, तो इलेक्शन कमीशन का कहना है कि वो पूरे के पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस की जो इंटेग्रिटी है उसको ख़त्म कर सकते हैं। तो क्या इसके लॉज हैं हमारे पास, तो EC said that it has brought notice to the political parties the existing legal provision that govern the regulatory framework against use of misinformation and impersonation using deep fakes। क्या लॉज हैं, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021, इंडियन पीनल कोड, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 और 1951 एंड द प्रोविजंस ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। ये सारे लॉज हैं, बट इनमें एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हाईलाइट करने के लिए कि अब तक कोई भी ऐसा लॉ नहीं है जो पोटेंशियली सिर्फ AI के मिसयूज़ को टारगेट करे, और यही एक गैप है हमारे लीगल सिस्टम का जिसको एड्रेस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है इन द नियर फ्यूचर। क्योंकि जिस हिसाब से ये टेक्नोलॉजी जो है वो इवॉल्व हो रही है, तो इसका मिसयूज़ का पोटेंशियल, भले ही वो पॉलिटिकली हो, सोशली हो, इकोनॉमिकली हो, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, स्पेशली सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से। कि बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि पॉलिटिकल लीडर्स का या जो लड़कियां होती हैं उनका, ये सारी चीज़ों को लेकर के लॉ इसलिए बनाना बहुत ज़रूरी है। तो कैसे मिसयूज़ हो सकता है, तो सबसे पहला मैनिपुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, कि इंफॉर्मेशन कुछ और थी और आप उसको एडिट करके चेंज करके कुछ और बना देते हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे सर्कुलेट कर देते हैं। अब ये जो डीप फेक्स होती हैं कि इतनी रियल होती हैं कि आप बता ही नहीं पाओगे कि ये रियल है या फेक, तो लोग उसको सर्कुलेट करने लगते हैं जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस के पास पहुंचने लगती है और उसका इम्पैक्ट जो है वो और ज़्यादा ख़राब होने लगता है। नेक्स्ट इज़ माइक्रो टारगेटिंग वोटर्स, कि
वोटर्स के प्रेफरेंसेस को, उनके बिहेवियर को स्टडी करके एआई जो है वो उनको टारगेट करता हुआ मैसेजेस भेज सकता है। फॉर एग्जांपल जो यूएस इलेक्शंस हुए थे 2016 में, जब डोनाल्ड ट्रंप वहाँ के प्रेसिडेंट बने थे, बाद में ये चीज़ बोली गई थी कि एआई को यूज़ किया गया था या फेसबुक के पास जो डेटा होता है उसको यूज़ किया गया था वोटर्स को टारगेट करने के लिए। तो एआई भी जो है, आप देखते होंगे कि एआई जो है वो आपके पसंद के हिसाब से शॉपिंग ऐप्स पे आपको रिकमेंडेशंस दिखाती है। तो अगर एआई आपके बिहेवियर को स्टडी कर सकती है शॉपिंग के मामले में, तो क्या वो आपके इलेक्शन प्रेफरेंसेस को स्टडी नहीं कर सकती है? आपका क्या पॉलिटिकल प्रेफरेंसेस है उसको स्टडी करके उसके बाद वो आपको टारगेट करता हुआ पॉलिटिकल मैसेजेस दे सकती है, जिससे कि यू विल बी इन्फ्लुएंस्ड बिना किसी को पता लगे, और आप इन्फ्लुएंस होके एक पर्टिकुलर पार्टी को या कैंडिडेट को वोट करने का डिसाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डीप फेक्स एंड सिंथेटिक मीडिया। तो अलग अलग वीडियोस बनाई जाती हैं जिसमें लीडर्स जो हैं वो दूसरे को टारगेट कर रहे होते हैं, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट कर रहे होते हैं। इससे क्या होता है कि जो हेट्रेड है लोगों के बीच में वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, और चांसेस ऑफ कम्युनल वायलेंस, ये सारी चीज़ें जो हैं वो बढ़ जाती हैं इस फॉल्स इन्फॉर्मेशन की वजह से। नेक्स्ट इज़ वोटर सप्रेशन एंड इंटिमिडेशन, कि जो माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं उनको टारगेट किया जा सकता है, जो लो इनकम कम्युनिटीज़ हैं उनको टारगेट किया जा सकता है, और उन तक मिस इन्फॉर्मेशन पहुँचा करके उनको, उनके चॉइसेस को हम सप्रेस कर सकते हैं एआई को यूज़ करके। एंड लास्ट इज इलेक्शन हैकिंग एंड साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स, कि जो पूरा सिस्टम है, चाहे वो ईवीएम का हो, वीवीपैट का हो या रजिस्ट्रेशन डेटाबेसेस का हो, उसको पूरी तरीके से हैक करके एक नया सिस्टम बना देना, जिससे कि एक सर्टेन कैंडिडेट को या पार्टी को उसका एडवांटेज मिले। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो इलेक्शन कमीशन है प्लस हमारी जो गवर्नमेंट है वो एडिक्वेट लॉज बनाए इस चीज़ को लेकर के, कि अगर कोई एआई को यूज़ करता है पूरे के पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस को इन्फ्रिंज करने के लिए या उसकी इंटेग्रिटी को ख़राब करने के लिए, तो उसके लिए हमें कौन से लॉज बनाने की ज़रूरत है और क्या उससे रिलेटेड पनिशमेंट होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस जो हैं वो हमारी कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इसके बिना एक डेमोक्रेसी जो है वो कभी भी फ्लरिश नहीं कर सकती है। और इंडिया जो इतने गर्व से कहता है कि वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, उस टैग को मेंटेन करने के लिए फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लास्ट जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है आज का वो है परमानेंटली डिलीटिंग लॉग्स कैन हेल्प मेक ई रूपी अनोनिमस। तो ई रूपी क्या है? तो ये एक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है। हम जानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी के बारे में बहुत ज़्यादा डिबेट हुई है इंडिया में। तो क्रिप्टो करेंसी क्या होता है? तो ये एक डिजिटल करेंसी होता है जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज़ करके क्रिएट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल बिटकॉइन। तो 2018 में आरबीआई ने क्रिप्टो करेंसी के यूसेज पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया था, बट उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप किसी भी नई टेक्नोलॉजी पर कंप्लीट बैन नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि लोग अगर उसको लीगली यूज़ नहीं करेंगे तो हो सकता है इलीगली यूज़ करें। इसीलिए कोई भी इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी के लिए बहुत ज़रूरी है कि प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाएं। उसके बाद जाकर के आरबीआई ने ये डिसाइड किया था कि इंडिया के लिए वो एक गवर्नमेंट बैक्ड डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगा, जो कि है ई रूपी या फिर डिजिटल रूपी। तो ई रूपी ऑल्सो नोन एज डिजिटल रूपी इज इंडिया सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। इट इज़ अ डिजिटल वर्जन ऑफ इंडियन रूपी इशूड बाय द आरबीआई, और ये एक लीगल टेंडर है। तो सबसे पहला डिफरेंस नॉर्मल क्रिप्टो करेंसी और ई रूपी में ये हो गया कि बाकी जो क्रिप्टो करेंसीज होती हैं वो लीगल टेंडर नहीं होती हैं, जबकि ई रूपी जो है वो एक लीगल टेंडर है।
और एक ई रुपये का वैल्यू जो है वो 1 रुपये के बराबर ही होता है। मतलब अगर आप किसी को ई रुपये ऑफर करते हैं पेमेंट करने के लिए तो वो रिफ्यूज़ नहीं कर सकता है। तो बेनिफिट्स क्या हो जाएंगे इसके, तो फास्टर, चीपर एंड मोर सिक्योर ट्रांजैक्शंस कंपेयर्ड टू कैश एंड ऑल्सो इम्प्रूव फाइनेंशियल इंक्लूजन फॉर दोज विदाउट एक्सेस टू ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम्स। क्योंकि इसको यूज़ करना बहुत आसान है। जैसे हम पेटीएम यूज़ करते हैं कि पेटीएम वॉलेट में पैसे होते हैं और उसको हम खर्च करते हैं, तो यहाँ पे भी हमारे पास एक वॉलेट होगा जिसमें हम हमारे बैंक अकाउंट से ई रुपये को ऐड कर सकते हैं। तो लेकिन अभी इंडिया में ई रुपये जो है वो पायलट प्रोजेक्ट की तरह पायलट टेस्टिंग मोड में है और काफ़ी बैंक्स इसमें जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बट अभी तक हर किसी के लिए ये अवेलेबल नहीं हुआ है। तो ये जो न्यूज़ है वो रिलेटेड है उसकी एनोनिमिटी से, कि जब आप एक फिजिकल रुपये खर्च करते हैं तो उसमें एनोनिमिटी जो है वो जो इंश्योर्ड होती है कि नोट पे आपका नाम नहीं लिखा होता है कि ये नोट फलाना ने दिया या ये नोट किसी और ने दिया। लेकिन ई रुपये अगर एक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन सिस्टम है तो उसमें ट्रैक किया जा सकता है कि किसने कितना ट्रांजैक्शन कहाँ पर किया है। तो क्रिप्टो करेंसी में ये चीज़ नहीं होती है, इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आप एनोनिमिटी ऑफ़र करें तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको यूज़ करेंगे। तो यहीं पर जो आरबीआई गवर्नर हैं हमारे शक्तिकांत दास, उन्होंने कहा है कि ई रुपये भी एनोनिमिटी को इंश्योर कर सकता है। कैसे, तो जो भी उसके ट्रांजैक्शन डिटेल्स हैं उसको अगर हम परमानेंटली डिलीट कर दें तो फिर उसको दोबारा से ट्रेस नहीं किया जा सकता है। लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है, तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि प्रॉपर एक लॉ बनाया जाए जो कि इस चीज़ को इंश्योर करे कि कितना ट्रांजैक्शन डेटा यूज़ किया जा सकता है या स्टोर किया जा सकता है बाय द गवर्नमेंट और द आरबीआई। तब जाकर के लोग जो हैं वो शायद मोटिवेट होंगे ई रुपये को यूज़ करने के लिए। नेक्स्ट न्यूज़ पे बढ़ने के पहले मैं आपको बता दूं कि मात्र 1 रुपये में अब आपके लिए आईएएस, यूपीएससी और बीपीएससी की तैयारी जो है वो संभव है। कैसे, तो सर्वोदय आईएएस के थ्रू हम पहला ऐसा प्लेटफॉर्म है पूरी कंट्री का जो मात्र 1 रुपये में आपको यूपीएससी और बीपीएससी दोनों की ही तैयारी करवा रहे हैं। फाउंडेशन कोर्स जो है हमारा वो ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। जाकर ऐप डाउनलोड करिए, जो डेमो लेक्चर्स हैं उनको देखिए और ऐसा मत समझिएगा कि क्वालिटी नहीं है। डेमो लेक्चर्स से आपको पता चल जाएगा कि हम क्या क्वालिटी ऑफर कर रहे हैं और तब जाकर के आप इस ऐप को डाउनलोड करिए और अपना जो तैयारी है उसको एक प्रॉपर पेस दीजिए। और कुछ भी डाउट हो तो आप डायरेक्टली इस दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं और हमारे मेंटर्स से बात कर सकते हैं। तो अब आते हैं हमारे एडिटोरियल्स की तरफ। पहला एडिटोरियल है अ हाफ हार्टेड क्लाइमेट चेंज वर्डिक्ट। तो अभी कुछ टाइम पहले मैंने न्यूज़ एनालिसिस में ही इस बात का जिक्र किया था कि सुप्रीम कोर्ट ने जो राइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज है उसको हमारा एक फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया है अंडर आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 21। तो 14 क्या है, राइट टू इक्वालिटी, और 21 क्या है, तो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना हुआ कि इन दोनों आर्टिकल्स के तहत राइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज जो है वो हमारा फंडामेंटल राइट है। यानी अगर ये वायलेट होता है तो इसके वायलेशन के लिए हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स को अप्रोच कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 32 एज वेल एज आर्टिकल 226। तो यहाँ जो ऑथर्स हैं उनका कहना है कि भले ही ये जो जजमेंट है ये बहुत सॉलिड जजमेंट है जो कि आगे चल करके एक बेडरॉक बन सकता है हमारे क्लाइमेट लॉज का, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं इस जजमेंट के साथ जिसको सुप्रीम कोर्ट को कंसिडर करना चाहिए था। फॉर एग्जाम्पल, कोर्ट कहता है कि लार्ज स्केल सोलर एंड विंड प्रोजेक्ट्स एज द सॉल्यूशन इज प्रॉब्लमैटिक। कि लार्ज स्केल सोलर और विंड पावर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इनके बारे में कोर्ट ने कहा कि इनको हम यूज़ कर सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, लेकिन लार्ज स्केल सोलर और विंड प्रोजेक्ट्स को कम्प्लीटली रिन्यूएबल कहा जा सकता है या नहीं कहा जा सकता है,
इस चीज़ पर अभी भी डिबेट है, क्योंकि जितनी एनर्जी ये कंज्यूम करते हैं अपनी जो पूरी इनकी मैकेनिज्म है उसको ऑपरेट करने में, वो शायद एनर्जी कंज्यूमिंग इंडस्ट्री ज़्यादा है ना कि एनर्जी प्रोड्यूसिंग। नेक्स्ट है, these projects have negative environmental and social impacts, displacing communities and harming ecosystems। कि ये जो नए बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं इससे जो कम्युनिटीज़ हैं उनको रिप्लेस कर दिया जाता है, डिस्प्लेस कर दिया जाता है। और ये जो प्रोजेक्ट्स होती हैं, क्योंकि ये ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स होती हैं, तो इनको इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट से भी फ्री रखा जाता है। तो जो भी प्रॉब्लम्स इन प्रोजेक्ट्स में आती हैं उनको एड्रेस करने वाला कोई भी नहीं होता है। दूसरा कंसर्न ऑथर्स का है कि भले ही जो कोर्ट है उनका ये जजमेंट है कि गवर्नमेंट को ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, और गवर्नमेंट का भी ये कहना है कि हम ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो एक बैलेंस बना के रखना होगा। बट अगर हम ग्रीन एनर्जी को इतना बढ़ा रहे हैं तो दूसरी तरफ कोल में हमारे इन्वेस्टमेंट को हमें कम करना चाहिए। बट ऐसा देखते हुए नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट की जो इन्वेस्टमेंट है कोल एनर्जी में वो धीरे धीरे बढ़ ही रही है, डिक्रीज नहीं कर रही है। तो ये कैसे हो सकता है कि रिन्यूएबल एनर्जी को भी हम एक तरफ प्रमोट कर रहे हैं और दूसरी तरफ कोल एनर्जी में भी इक्विवेलेंट इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं। तो यहाँ ऑथर्स कुछ ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस भी प्रपोज करते हैं, जैसे कि रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट्स, ना कि मेगा सोलर प्रोजेक्ट्स। दूसरा, रिड्यूस एनर्जी वेस्ट थ्रू इम्प्रूव ट्रांसमिशन एंड डिमांड मैनेजमेंट। रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट क्या होता है, तो जो घर होते हैं या बिजनेसेस होते हैं उनके ऊपर रूफटॉप सोलर पैनल्स लगाए जाते हैं जो कि एनर्जी को कैप्चर करते हैं। और अकॉर्डिंगली अगर हम हर घर, जितने भी घर हैं इंडिया में, जितना भी बिल्डिंग्स हैं, उन पे अगर हम रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट्स लगाने में कामयाब हो जाते हैं तो जो एनर्जी जनरेटिंग पोटेंशियल होगा वो जो लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स होगा उससे कहीं ज़्यादा होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि जो एनर्जी डिमांड है या एनर्जी ट्रांसमिशन है उसमें जो लॉसेस हो रही हैं उसे भी हमें मैनेज करना होगा। नेक्स्ट इज कंसिडर पावर रीडिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम हाई कंजम्पशन यूजर्स टू दोज लैकिंग एक्सेस। कि जो लोग बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं उनके पास से पावर ले करके रीडिस्ट्रीब्यूट करना होगा उनके पास जिनके पास की ये एक्सेस नहीं है। एंड लास्ट इज रिकॉग्नाइज द राइट्स ऑफ द नेचर एंड इंडिजिनस कम्युनिटीज़ इन एनवायरमेंटल डिसीजन मेकिंग। यहाँ पे ऑथर्स का कहना है कि उत्तराखंड गवर्नमेंट ने गंगा रिवर और यमुना रिवर की जो लीगल राइट्स हैं उसको रिकॉग्नाइज किया है। उसी तरीके से हमारा जो पूरा नेचर है और इंडिजिनस कम्युनिटीज़ हैं जो कि डिस्प्लेस हो जाती हैं इन प्रोजेक्ट्स की वजह से, उनके राइट्स को हमें रिकॉग्नाइज करना होगा। तब जाकर के कहीं हम जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का हमारा गोल है बाय द ईयर ऑफ 2030 उसको मीट कर पाएंगे। प्लस जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि एक बैलेंस बनाना होगा हमें किस चीज़ में, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में और सस्टेनेबल या इकोलॉजिकल डेवलपमेंट में, उस बैलेंस को भी हम मेंटेन कर पाएंगे। नेक्स्ट जो एडिटोरियल है वो है गेटिंग टू अ न्यू लेवल इन इंडियाज़ ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री। तो यहाँ जो ऑथर हैं ये बात कर रहे हैं कि ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री जो है वो धीरे धीरे करके इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रॉस्पर कर रही है और इसके जो फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स हैं इंडिया में वो बहुत ज़्यादा ब्राइट हैं। इसीलिए हमें ज़रूरत है कि इसको रेगुलेट करने के लिए प्रॉपर लॉज बनाए जाएं, प्लस इनको और अपॉर्चुनिटीज़ मिले, इसके लिए और इंसेंटिव्स इनको दिए जाएं। तो प्रॉस्पेक्ट्स क्या क्या हैं, तो लार्ज यूज़र बेस, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो अब टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड होते जा रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि वो ऑनलाइन गेमिंग में जो है वो और ज़्यादा इन्वॉल्व होते जा रहे हैं, क्योंकि इंडिया के पास एक सर्टेन एज के लोग हैं जो कि यंग पॉपुलेशन है जो इन सब चीज़ों से ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। नेक्स्ट इज मोबाइल गेमिंग डोमिनेंस। मोबाइल डिवाइसेस आर द प्राइमरी प्लेटफॉर्म फॉर ऑनलाइन गेमिंग, मेकिंग इट एक्सेसिबल टू वाइडर ऑडियंस। कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मोबाइल्स को यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट को यूज़ कर रहे हैं, इस वजह से
देयर आर हाई चांसेस कि जो मोबाइल गेमिंग की डोमिनेंस है इंडिया में वो धीरे धीरे इंक्रीज करेगी। Next is evolving regulations. The government's efforts to create a framework could provide clarity and boost investment. अभी हमने रिसेंटली देखा था कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो गेमर्स के साथ उन्होंने टाइम स्पेंड किया और उनका ये विजन है कि इन द फ्यूचर इंडिया के जो ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री है उसको हम $1 बिलियन इंडस्ट्री बनाना चाहते हैं और इसके बहुत सारे प्रॉस्पेक्ट्स हैं, इसीलिए जो है इसके लिए रेगुलेशंस भी गवर्नमेंट बना रही है। नेक्स्ट, कल्चरल कनेक्शन, कि इंडिया की जो माइथोलॉजी है, जो हमारा कल्चर है, उससे रिलेटेड अगर गेम्स बनाई जाए तो उसका जो स्कोप है वो बहुत ज़्यादा होगा और ये एक अपॉर्चुनिटी होगा डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल ऑडियंसेस के लिए। लास्ट इज विमेन इन गेमिंग, इंक्रीज्ड फोकस ऑन एनकरेजिंग फीमेल पार्टिसिपेशन, फॉस्टर्स डाइवर्सिटी एंड इंक्लूसिविटी। ये सारी चीज़ों पे हमें ध्यान देना होगा कि ऐसा तो नहीं हो रहा है कि सिर्फ मेन ही मेन इन्वॉल्व हो रहे हैं गेमिंग इंडस्ट्री में और विमेन जो है वो कहीं पीछे छूटती जा रही हैं, क्योंकि जनरली जो लोगों का परसेप्शन होता है वो यही होता है कि विमेन जो हैं या फीमेल्स जो हैं वो गेमिंग वगैरह नहीं कर सकती हैं एंड दिस इज़ अ फील्ड ओनली फॉर मेन। तो गवर्नमेंट नीड्स टू टेक स्टेप्स टू एंश्योर कि विमेन आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस इंडस्ट्री। चैलेंजेस क्या क्या होंगे? तो हमारे पास क्लियर कट रेगुलेशंस नहीं है, सोशल कंसर्न्स हैं कि एडिक्शन अगर हो जाए यंग पीपल को तो वो अपना काम वाम छोड़ के सिर्फ गेमिंग के पीछे भागते रहेंगे, जो कि हमने देखा था कि पबजी जब गेम इंडिया में होता था जिसको कि गवर्नमेंट ने बाद में बैन कर दिया, उससे जो यंगस्टर्स थे वो कितने ज़्यादा एडिक्टेड हो गए थे। नेक्स्ट इज मोनेटाइजेशन, फाइंडिंग द राइट मोनेटाइजेशन स्ट्रैटेजीज फॉर अ मार्केट स्टिल इवॉल्विंग इट्स पेमेंट हैबिट्स, कि इसको कैसे हम रेगुलेट करें इसकी मोनेटाइजेशन स्ट्रैटेजीज को, ये भी पोटेंशियल चैलेंज है हमारे लिए। नेक्स्ट इज इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेशंस, uneven internet connectivity, lack of mobile phone availability, computer availability, तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे कि ये एक जो इंडस्ट्री है वो क्लोज्ड इंडस्ट्री बन जाएगी उन लोगों के लिए जिनके पास इन टेक्नोलॉजीज़ का एक्सेस नहीं है। लास्ट इज टैक्सेशन, कि जो रिसेंट रिविजन्स हुए हैं उसमें ऑनलाइन गेमिंग पे खास करके जो बेटिंग वाला इंडस्ट्री है उस पर 28% की GST लगाई गई है, जो कि पहले ऐसा नहीं था। तो 28% की GST के बाद बहुत सारे हो सकता है ऐसे इंटरनेशनल प्लेयर्स होंगे जो इस मार्केट को एंटर नहीं करना चाहेंगे। तो वे फॉरवर्ड क्या हो जाएगा? तो कोलैबोरेटिव एफर्ट होना चाहिए गवर्नमेंट, गेमिंग कंपनीज और इंडस्ट्री के बीच में, ताकि एक बैलेंस्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हो सके। जो प्रेजेंट है हमारा कि सेल्फ रेगुलेटेड होना चाहिए गेमिंग इंडस्ट्री, उसको चेंज करना होगा और एक बैलेंस्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाना होगा। फोकस ऑन रिस्पॉन्सिबल गेमिंग, कि यूथ को अवेयर करना होगा कि गेम से आगे भी आपकी दुनिया है और इस बात का ध्यान देना होगा कि जो यूथ है वो कहीं इससे एडिक्टेड ना हो रहा हो। तो एज वेरिफिकेशन, स्पेंडिंग लिमिट्स, ये सारे जो मेजर्स हैं इनको लगाने होंगे। नेक्स्ट इज प्रमोटिंग इंडिजिनस गेम डेवलपमेंट, जो कि इंडियन कल्चर और माइथोलॉजी को एक बूस्ट दे सकते हैं। लेवरेजिंग न्यू टेक्नोलॉजीज जैसे कि क्लाउड गेमिंग कैन एड्रेस लिमिटेशंस इन यूज़र हार्डवेयर, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर की लिमिटेड अवेलेबिलिटी है यूज़र्स के पास, तो क्लाउड गेमिंग जैसे टेक्निक्स को यूज़ करके इस चैलेंज को हम ओवरकम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एड्रेसिंग इंडस्ट्री कंसर्न्स, कि जो 28% का GST लगाया गया है गेमिंग इंडस्ट्री पे, उसको ओवरकम करना होगा और इसको घटाना होगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं, कंपनीज जो हैं, वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकें। एंड लास्ट, प्रमोटिंग गेमिंग एज अ करियर, कि इंडिया में अगर कोई बोलता है कि मैं एक प्रोफेशनल गेमर हूँ तो इसको लोग बहुत नेगेटिवली लेते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि एक पॉजिटिव करियर ऑप्शन की तरह इसको देखा जाए और इसके लिए एक प्रॉपर डेवलपमेंट स्कोप जो है गवर्नमेंट वो तैयार करे। लास्ट जो न्यूज़ है हमारा आज का वो है इंडियाज़ प्रेस फ्रीडम हैज़ डिक्लाइंड
रैपिडली इन द रिसेंट ईयर्स। तो अभी रिसेंटली वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की रिपोर्ट रिलीज हुई, जिसमें इंडिया की जो रैंकिंग थी वो है 159 आउट ऑफ 180। लास्ट ईयर इंडिया की जो रैंकिंग थी वो थी 161 आउट ऑफ 180, और इस बार हम 2 प्लेसेस से इम्प्रूव हुए हैं, जो कि है 159 आउट ऑफ 180। तो यहाँ यही बात हो रही है कि हम जानते हैं कि मीडिया जो है हमारा या प्रेस, उसको 4th पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी कहा जाता है। 4th पिलर क्यों? बाकी के 3 पिलर्स क्या हैं? तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल। उसके अलावा 4th पिलर इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि बाकी तीनों के मिसयूज़ को या इनके मिसबिहेवियर को चेक एंड बैलेंस कौन कर सकता है? तो मीडिया। बट अगर मीडिया ही फ्री नहीं होगी तो जो डेमोक्रेसी है किसी भी कंट्री की, वो खतरे में आ जाएगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि एक फ्री एंड फेयर मीडिया हर कंट्री में हो, खास करके डेमोक्रेसीज में। तो ये जो इंडेक्स है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। अगर आप इसको, ये एक फ्रेंच ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है रिपोर्टर्स सैंस फ्रंटियर्स, जिसका मतलब होता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, और ये असेस करता है 180 कंट्रीज एंड टेरिटरीज के प्रेस फ्रीडम को, कि मीडिया किसी भी कंट्री में कितनी फ्री है या नहीं, इस चीज़ को ये स्टडी करता है। इट एम्स टू रिफ्लेक्ट द डिग्री ऑफ फ्रीडम जर्नलिस्ट, न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस एंड नेटिजन्स हैव टू कैरी आउट देयर वर्क and the efforts made by authorities to respect this right। कि राइट फ्री प्रेस जो है वो हमारा फंडामेंटल राइट है। तो इस राइट के लिए गवर्नमेंट कितने एफर्ट्स ले रही है, जो जर्नलिस्ट, न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह हैं, वो कितने फ्री हैं किसी भी कंट्री में, इस चीज़ को ये इंडेक्स जो है वो दर्शाता है। क्या इसकी मेथडोलॉजी है? तो द रैंकिंग इज बेस्ड ऑन द क्वेश्चनर सेंट टू मीडिया प्रोफेशनल, लॉयर्स एंड ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, जो कि कंसिडर करता है फैक्टर्स लाइक प्लूरलिज्म, मीडिया इंडिपेंडेंस, सेफ्टी ऑफ जर्नलिस्ट एंड लीगल फ्रेमवर्क सराउंडिंग प्रेस फ्रीडम। क्वेश्चनर होता है जिसमें पूरे सवाल होते हैं, सवालों की लिस्ट होती है, जो कि जर्नलिस्ट को, मीडिया प्रोफेशनल्स को भेजा जाता है, एक्टिविस्ट को, और उनके जवाब के हिसाब से जो रैंकिंग है वो दी जाती है। जो रैंकिंग है वो वेरी गुड से लेकर के बैड की स्कोर में दी जाती है, और लोअर रैंक इंडिकेट्स अ मोर रेस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट फॉर जर्नलिस्ट। यानी ये जो 159 आउट ऑफ 180 की रैंकिंग है, ये कहीं ना कहीं इस चीज़ को दर्शा रही है कि जो प्रेस है इंडिया में वो पूरी तरीके से फ्री नहीं है। तो इंडिया की रैंकिंग जो है जो 2000 के बाद से ही जो काफ़ी डिक्लाइन होती हुई नज़र आई है। वाइल अभी जो इम्प्रूवमेंट है ये बहुत ही मार्जिनल इम्प्रूवमेंट है, लेकिन 2003 के बाद से इंडिया की जो रैंकिंग है वो 100 से ऊपर ही रही है, और ये इस चीज़ को दर्शाता है कि इंडिया में जो प्रेस की सिचुएशन है वो अभी उतनी अच्छी नहीं है। तो बहुत ज़रूरी है कि फ्री प्रेस को हम प्रमोट करें, ताकि जो हमारी डेमोक्रेसी है वो एडिक्वेटली मेंटेन्ड रहे। गवर्नमेंट का ये कहना है कि इनकी जो मेथडोलॉजी है वो सही नहीं है, जिसकी वजह से इंडिया की रैंकिंग जो है वो सही नहीं आती है। गवर्नमेंट डज नॉट एक्सेप्ट दिस रिपोर्ट। तो लेकिन इस रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया की जो प्रेस फ्रीडम है करेंटली, दैट कैन बी कंपेयर्ड टू दैट ऑफ ऑक्यूपाइड पैलेस्टीनियन टेरिटरीज, UAE and absolute monarchy, Turkey of lord democracy and Russia and authoritarian regime। कि भले ही इंडिया में डेमोक्रेसी है, लेकिन फिर भी हमारा जो प्रेस की सिचुएशन है वो हम कंपेयर कर सकते हैं टर्की, UAE जैसी कंट्रीज से, जहाँ पे कि डेमोक्रेसी की सिचुएशन जो है वो बहुत ख़राब है, या तो वहाँ डेमोक्रेसी है ही नहीं। तो बहुत ज़रूरी है कि गवर्नमेंट जो है वो मेजर्स ले, ताकि प्रेस की फ्रीडम जो है वो इंश्योर्ड रह सके। क्यों? क्योंकि यही प्रेस की फ्रीडम जो है वो हमारे डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने में हेल्प करेगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो सर्वोदय IAS के टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में
मिल जाएगा। थैंक यू। जय हिंद।